हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। ये 25 और 26 सितंबर 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस हैं। पीडीएफ अवेलेबल है, विद नोट्स है, एमसीक्यू है, फ्री में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, या आप इसे वीडियो खत्म होने से ठीक पहले मेरे बगल में जो डाउनलोड का लिंक आता है वहाँ से ले सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसे कोरोना महामारी के दौरान दुनिया का सबसे बड़ा जो चुनाव, मतलब इस पेंडेमिक में पहली बार जो चुनाव हो रहा है इतना बड़ा, वो इम्पॉर्टेंट है। पहला चुनाव जहां कोरोना पेशेंट वोट देंगे। हार्ले डेविडसन ने इंडिया से फैक्ट्री और कारोबार को बंद कर दिया है, बहुत बड़ी बात है ये इंटरनेशनली। संसद के मानसून सत्र में कितने बिल पास हुए, कौन कौन से इम्पॉर्टेंट बिल थे। आईपीएल में सचिन का रिकॉर्ड तोड़कर सबसे तेज 2000 रन पूरा करने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन हैं। इसके अलावा भी और भी कई सारे क्वेश्चंस हैं, तो सब पे बात करेंगे थोड़ा डिटेल में, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते जाइए। पहला क्वेश्चन लेते हैं, कोरोना महामारी में दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव किस राज्य में होगा, मतलब अब तक का, ओके, जहां पर कोरोना पेशेंट भी वोट दे सकेंगे। आंसर होगा बिहार। ओके, देखिए निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान कर दिया है, कल ही किया है 25 सितंबर को। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? सुनील अरोड़ा। तो उन्होंने कहा है कि 3 फेज में चुनाव होंगे, मतदान होगा। तो कब कब मतदान होगा? तो मेरे बगल में आप देख रहे हो 28 अक्टूबर को होगा 71 सीटों पर, ओके। 3 नवंबर को 94 सीट पर होंगे चुनाव और 7 नवंबर को 78 सीट पर ये मतदान होगा। और नतीजे कब आएंगे, काउंटिंग कब होगी फाइनल? तो 10 नवंबर को होगा 2020 को, ओके। तो चुनाव की स्थिति देख लेते हैं। टोटल कितनी सीटें हैं? 243, ओके। टोटल वोटर कितने हैं? 7.29 करोड़, यानी 7 करोड़ 29 लाख। पुरुष वोटर कितने हैं? 3.85 करोड़, ओके, देख रहे हैं आप। महिला वोटर कितने हैं? टोटल 3.4 करोड़, ओके। और जो विधानसभा है, अभी जो विधानसभा का कार्यकाल चल रहा है, उसकी अवधि 29 नवंबर 2020 को समाप्त हो रही है, ओके। तो ये कोरोना के दौर में दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव होने जा रहा है, ओके, अब तक का, ठीक है, जैसा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा है, ओके। और ये देश का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव होने जा रहा है अभी तक का। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें एक इम्पॉर्टेंट बात कही उन्होंने कि दुनिया भर में 60 से भी ज़्यादा देशों ने कोरोना की वजह से चुनाव को टाल दिए हैं, ओके। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरता जा रहा है, न्यू नॉर्मल होता जा रहा है, क्योंकि ये बात तो समझ में आ गई, कोरोना जो है वो बहुत जल्द खत्म होने वाला नहीं है और इसके संकेत नहीं मिल रहे हैं कि तुरंत ही खत्म हो जाएगा अगले कुछ महीने में, 6 महीने में। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना है कि हम चाहते थे कि लोगों के जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं वो बने रहें और हेल्थ की भी चिंता उन्हें है, तो इसलिए बहुत सारे जो है वहाँ पर व्यवस्था की जा रही है कोविड-19 को लेकर। देखिए कोविड-19 को में जो ये जो चुनाव है, चूँकि दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव होने जा रहा है बिहार में, ओके, क्यों? वोटर के लिहाज से, और कोरोना पेंडेमिक में पहली बार इस तरह का इतना बड़ा चुनाव हो रहा है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है। और उसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन भी लेते हैं, थोड़ा डिटेल और बताऊंगा मैं, क्योंकि कोरोना का मामला है और सबसे हॉट टॉपिक कोरोना ही चल रहा है इस वक्त, ओके। दूसरा क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग ने, यानी चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव में कोरोना मरीजों के लिए वोटिंग के दिन कौन सा वक्त निर्धारित किया? एक खास वक्त निर्धारित कर दिया कि कोरोना पेशेंट भी जाकर वोट दे पाएंगे। आंसर होगा इसका शाम को 5 से 6 बजे, ओके। जो आपने देखा 3 चरणों में चुनाव होंगे, मतदान होगा, तो उन तीनों दिन आखिरी जो टाइम होगा 5 से 6 बजे का, वो वोटिंग टाइम जो होगा आखिरी, उस समय कोरोना पेशेंट देंगे, ठीक है। 5 चीज़ें हैं जो कोरोना की वजह से मुख्य तौर पे बिहार चुनाव में पहली बार हो रहा है। तो क्या क्या हो रहा है वो भी ज़रूरी है जानना। एक तो इंटरेस्टिंग बात है, दूसरी की एग्जामिनेशन में आपको काम आ सकता है। तो पहली बात ये है, आप देख रहे हैं पोलिंग बूथ पर मतदाताओं की संख्या घटा दी गई है। पहले 1501 पोलिंग बूथ पर होते थे मतदाता, मतलब वोटर्स, तो अब उसकी संख्या घटाकर 1000 कर दी गई है। दूसरी बात है कि कोरोना पेशेंट भी मतदान कर सकेंगे। 1 घंटा वोटिंग का समय बढ़ा दिया गया है, पहले 5 बजे तक का ही होता था टाइम वोटिंग का, अब उसको 6 बजे तक का कर दिया गया है। वर्चुअल माध्यम से प्रचार होंगे, बड़ी बड़ी जो जनसभाएं होती थी चुनाव के दौरान, वो सब अब देखने को नहीं मिलेगा,
ओके। और उम्मीदवारों के बारे में उनको वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। तो ये एक नया तरीका देखा गया है। ओके, तो जैसे मैंने बताया कि वोटिंग टाइम को 1 घंटा बढ़ा दिया गया है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र को छोड़कर सामान्य जो भी इलाके हैं वहाँ पर सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बजाय शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। ओके, और जैसे मैंने पहले बताया कि वोटिंग का जो आखिरी घंटा है वो कोरोना पेशेंट ही वोट करेंगे और स्वास्थ्य अधिकारियों की देखरेख में होगा। ओके, थोड़ा सा डिटेल रहा, मुझे लगता है पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगला जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है हार्ले डेविडसन को लेकर। ओके, उससे पहले बता दूं कि 2020 का जनवरी से अगस्त तक का करंट अफेयर्स अवेलेबल है। पूरा नोट्स है, जैसे मैं डिटेल बताता हूँ ऐसे ही कंटेंट होता है उसमें, आपके तमाम एग्जामिनेशन में काम आएगा। आप देख सकते हो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक अवेलेबल है। और 2020 के साथ साथ 2019 का भी करंट अफेयर्स है, उसका भी PDF है, उसका बुक भी अवेलेबल है अमेजन पे। अगला क्वेश्चन है, बाइक कंपनी हार्ले डेविडसन ने भारत में फैक्ट्री और कारोबार जो है वो बंद करने का ऐलान कर दिया है। तो ये किस देश की कंपनी है, मूलतः कहाँ की कंपनी है? आंसर होगा USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ओके, देखिए कंपनी ने कहा है कि हरियाणा में जो उसका असेंबलिंग यूनिट है, फैक्ट्री है, उसको वो बंद कर रहा है और गुरुग्राम में जो उसका दफ्तर है उसके कर्मचारियों की संख्या में कटौती कर रहा है। करीब 70 लोग नौकरी से निकाले जा रहे हैं। कम ही संख्या है लेकिन उनको निकाला जा रहा है 70 लोगों को। और आपको बता दूं कि असेंबली यूनिट है, मतलब अमेरिका से बाकी सामान आते हैं वहाँ असेंबल किया जाता है। और हार्ले डेविडसन जो बहुत महंगी बाइक होती है, आपको पता होगा कीमत कितनी होती है, 4.5 लाख से लेकर 50 लाख तक कीमत होती है उसकी। तो एक सवाल उठता है कि इंडियन मार्केट को क्यों छोड़ के जा रहा है, इतना बड़ा बाइक कंपनी क्यों छोड़ के जा रही है? दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है, अगर बाइक और ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है इंडिया। तो फिर क्यों छोड़ के जा रहे हैं? देखिए 2 वजह है। एक तो बिक्री बहुत कम हो रही है, दूसरा यहाँ पर टैक्स और टैरिफ बहुत ही ज़्यादा है। इसको समझने के लिए थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, 2007 में जाना पड़ेगा कि इंडिया में हार्ले डेविडसन कैसे आया। पहले इसको अनुमति नहीं थी इंडिया में हार्ले डेविडसन बाइक को यहाँ पर बेचने की, उस कंपनी को। ओके, देखिए आने की जो स्टोरी है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। 2007 की बात है, जब US प्रेसिडेंट थे जॉर्ज W. बुश और इंडियन प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह थे उस वक्त। ओके, उस वक्त दोनों देशों के बीच में डील साइन हुई थी कि इंडिया को इंडियन जो मैंगो है उसको अमेरिका में ट्रेड करने का एक्सेस मिलेगा। 2007 से पहले तक इंडिया का जो आम है वो वहाँ पर नहीं बिक पाता था। तो एक डील साइन हुई कि हमारा जो आम है इंडिया का वो वहाँ बिकेगा और इसके बदले में यूनाइटेड स्टेट्स जो अमेरिका है वो हार्ले डेविडसन को इंडिया में बेच पाएगा। मतलब इंडिया एक्सेस दे रहा था, बिजनेस करने की अनुमति दे रहा था। उससे पहले तक इंडिया में ये इंपोर्ट नहीं होता था कंपनी की ओर से। ओके, मैंगो तो वहाँ पहुँचा और ट्रेड भी हुआ। हालांकि दुनिया भर में मैंगो जाता है, आम जाता है, लेकिन यहाँ पर जो बात आई सामने ऑटोमोबाइल प्रोडक्ट पर टैक्स और टैरिफ बहुत ज़्यादा। टैरिफ क्या कहते हैं और टैक्स क्या कहते हैं? टैक्स जैसे GST हो गया, ओके, जब आप सामान कोई खरीदते हो, और टैरिफ हो गया मतलब कि एक तरह से चुंगी कही उसको, कि विदेश से अगर कोई सामान आता है तो सरकार उस पर टैरिफ लगाती है, मतलब उसका एक तरह से टैक्स लगाती है। ठीक है, तो इंडिया में हमेशा जो है हार्ले डेविडसन की बाइक पर बहुत ज़्यादा टैरिफ लगा हुआ था और इस पर हंगामा भी मचा। पहले ये काफ़ी महंगी थी, 100% टैरिफ लगा हुआ था, उसके बाद फिर GST भी लगता था। तो आपको पता होगा कि US प्रेसिडेंट जो इस वक्त हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कई बार इस पर टिप्पणी भी की थी और काफ़ी हंगामे भी मचा था जब हार्ले डेविडसन को लेकर ट्रंप ने ये कह दिया कि इंडिया जो है वो टैरिफ किंग है, मतलब बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाता है। और काफ़ी प्रेशर पड़ा अमेरिका की ओर से, ट्रंप की ओर से। उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने हार्ले डेविडसन पर जो टैरिफ है वो 50% कर दिया। 100% मतलब कि जितने का सामान है उतना ही टैक्स सरकार लगा रही थी, तो उसको कम करके 50% किया। लेकिन इसके बाद भी ट्रंप ने बार बार कहा, पुरानी क्लिपिंग भी देख रहे हो न्यूज़ की, कि ये बहुत ज़्यादा है। ओके, और वैसे भी बहुत ज़्यादा था। और हार्ले डेविडसन की बाइक होती है वो महंगी तो वैसे ही होती है, 4.5 लाख से 50 लाख तक की। तो एक तो वो बात थी, टैक्स बहुत ज़्यादा है।
और दूसरी बात ये भी है कि वो इंडियन जो बाइक है, जो मार्केट है, उससे प्रतिस्पर्धा वो नहीं कर पा रहा था। और एक और बात बताऊँ आपको प्रतिस्पर्धा के बारे में आगे बताता हूँ कि इंडियन मार्केट को छोड़ने वाली वो एकमात्र ऑटोमोबाइल कंपनी नहीं है। ओके, देखिए हार्ले डेविडसन एकमात्र कंपनी नहीं है। इससे पहले जनरल मोटर्स, फिएट, स्कैनिया, मैन, यूएम मोटरसाइकिल, तो वो सभी मार्केट को छोड़ चुके हैं। और उन लोगों ने कई बार ये कहा कि टैक्स यहाँ बहुत ज़्यादा है, टैरिफ बहुत ज़्यादा है। ओके, और बाकी जो जैसे सुजुकी है, टोयोटा है, ये सब कई बार कह चुकी है। महिंद्रा है, उन लोगों ने कहा हुआ है कि टैक्स आप कम कीजिए ताकि हमारा सामान ज़्यादा बिके, थोड़ा सस्ता हो। ओके, दूसरा मामला क्या है इसमें, ये थोड़ा डिटेल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस हार्ले डेविडसन को लेकर काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ पिछले दिनों जब ट्रंप ने हंगामा मचाया था और कहा था कि टैक्स कम करो, टैरिफ कम करो, उस समय काफ़ी चर्चा हुई थी। और अभी जो यूएस इलेक्शन होने वाले हैं उस समय एक तरह से जब इंडिया में ये सब बंद हो रहा है, हार्ले डेविडसन की फैक्ट्री बंद हो रही है, तो एक तरह से वहाँ भी एक इशू तो बनता है। और जो क्लिपिंग है आप देख भी रहे हो, टैरिफ का बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। अच्छा, दूसरा क्या है, बिक्री भी बहुत कम हुई। और ऑटोमोबाइल जो सेक्टर के जो जानकार हैं उनका ये कहना है कि भारत में जो ज़रूरत है उसको शायद वो हार्ले डेविडसन समझ नहीं पाया। बहुत महंगी बाइक होती है। और आपको बता दूं कि 2019 में मात्र 2676 यानी 2676 बाइक ही बेच पाई थी 2019 में, जबकि उससे पहले के साल में 2018 में 3400 यानी 3400 बाइक्स बेच पाई थी। और इस बार कम हो गया, और कोरोना की पेंडेमिक की वजह से तो अब लोग खरीद भी नहीं रहे हैं इतना महंगा। तो इसी वजह से एक तरह से वो मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन और बिक्री वो सब बंद करने का फैसला ले लिया है। ओके, तो एक इम्पॉर्टेंट बात तो है कि इंडिया में टैक्स टैरिफ वगैरह ज़्यादा है। और जैसा मैंने पहले बताया कि टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी और टोयोटा भी कई बार कह चुके हैं कि जो टैक्स है उसको कम किया जाए। ओके, और एक और बात बता दूं कि एक मैं न्यूज़ देख रहा था तो उसने हार्ले डेविडसन ने ये कहा है कि वो चीन में उत्पादन बढ़ाएगा। ओके, क्योंकि वहाँ एक तो मार्केट है उसके लिए, प्लस वो दूसरी जगह भी उसको वहाँ से भी भेजेगा क्योंकि वहाँ टैक्स और टैरिफ जो है वो कम है। और जो हार्ले डेविडसन ने यहाँ पर फैक्ट्री बंद की और बिजनेस बंद किया है, ये एक तरह से इंडिया के लिए नेगेटिव भी जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि हम पूरी दुनिया से कह रहे हैं कि आप आओ हमारे यहाँ, लेकिन इंडिया से कंपनियाँ छोड़ के जा रही हैं, तो ये एक नेगेटिव बात होती है कि और बड़े जो उत्पादक हैं उनको रिझाने के प्रयास पर भी एक तरह से सवाल उठते हैं। और टैक्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा ये चर्चा रहती है। एक और उदाहरण मैं बता दूं जिसके बारे में मैं कल डिटेल में बताऊंगा। वोडाफोन का मामला है। वोडाफोन ने जब हज को अधिग्रहण किया था, काफ़ी कुछ हिस्सा खरीदा था, तो उस पर कई साल बाद सरकार ने, इंडियन गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया था। उस टैक्स के खिलाफ वो इंटरनेशनल कोर्ट चला गया था वोडाफोन, द हेग में, और वहाँ वो अब कल ही जो मुकदमा था उसने जीत लिया है वोडाफोन ने टैक्स को लेकर। और भारत सरकार पर एक तरह से झटका लगा है, भारत सरकार को, इंडिया को। तो टैक्स को लेकर कहीं ना कहीं एक तरह से समझना होगा सरकार को, मुझे जो लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। एसपी बाला सुब्रमण्यम, उनका निधन हो गया है 25 सितंबर 2020 को। तो किस वजह से प्रसिद्ध थे? आंसर होगा उपरोक्त सभी। क्या क्या थे? वो सिंगर थे, बहुत मशहूर सिंगर थे, म्यूजिक डायरेक्टर थे, फिल्म प्रोड्यूसर थे, तो ये सब थे। और उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ शॉर्ट में। उनका जन्म हुआ था 1946 में नेल्लूर में, आंध्र प्रदेश में हुआ था, दक्षिण भारत में। और उन्होंने वैसे तो गायन अपना जो है वो शुरू किया था तेलुगु फिल्म से, और उसके बाद जो हिंदी फिल्मों में आए वो उसके बाद तो मतलब छा गए थे वो। जैसे उदाहरण दूं मैं कि मैंने प्यार किया जो पिक्चर थी उसमें उन्होंने गाया था। हम आपके हैं कौन पिक्चर थी उसमें गाया। आंधा कानून, साजन, 100 डेज़ एक पिक्चर थी। चेन्नई एक्सप्रेस जो अभी कुछ साल पहले आई, एक और फिल्म थी अंगारा, तो उन सब में आवाज़ दे चुके हैं। और बाला सुब्रमण्यम जो है वो बॉलीवुड में ख़ासतौर पे सलमान खान की आवाज़ रह चुके हैं। जब मैंने प्यार की पिक्चर आई थी उस समय सलमान खान आए थे, उसके बाद से ही कई सालों तक वो एक तरह से आवाज़ रहे। और ये माना जाता था कि ये सलमान खान की आवाज़ है, एक तरह से लोग ये मानते थे, समझते थे। 6 बार उनको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिल चुका है।
और सबसे ज़्यादा गाने को आवाज़ देने के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड भी एक तरह से उन पर दर्ज है। और पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है 2001 में, पद्म भूषण अवार्ड भी मिल चुका है 2011 में। ओके, तो ये दोनों अवार्ड जो है इम्पॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन एग्जामिनेशन में अवार्ड से भी आ जाते हैं। तो पद्मश्री मिला है 2001 में और पद्म भूषण 2011 में उनको मिल चुका है। बहुत सारे गानों में उन्होंने गाए हैं और ये भी दावा किया जाता है कि करीब 40,000 से भी ज़्यादा उन्होंने गाना गाए। और उन्होंने एक बार कहा था 2016 में कि अब तो उनको भी गिनती याद नहीं कि कितने गाने उन्होंने गा दिए हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी थे जिनका निधन हो गया है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट बात मैंने आपको बताया। अगला क्वेश्चन लेते हैं, कोरोना महामारी के दौरान संसद का मानसून सत्र कब से कब तक चला? आंसर होगा 14 से 24 सितंबर। देखिए, वैसे तो ये 1 अक्टूबर तक चलने वाला था, लेकिन कोरोना महामारी के चलते इसमें कटौती की गई। आपको पता है कि एक राज्य मंत्री उनका निधन हो गया, सांसद के भी निधन हो गया, और भी तो अभी लोकसभा और राज्यसभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। अब संभव है कि अगला जो सत्र होगा वो शीतकालीन सत्र होगा। ओके, और बहुत सारे इम्पॉर्टेंट बिल पास हुए हैं दोनों सदनों में। 25-25 राज्यसभा और लोकसभा में 25-25 विधेयक पास हुए हैं। 22 विधेयक पेश हुए थे, कुछ विधेयक पहले से थे, कुछ विधेयक लोकसभा से पास होकर राज्यसभा में लंबित थे, कुछ राज्यसभा से पास होकर लोकसभा में लंबित थे। तो वो सब टोटल पास हुए हैं। और तो उन सब के बारे में मैं आपको बता दूं कुछ जो इम्पोर्टेंट, जो महत्वपूर्ण विधेयक हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है और जानने के लिए भी। तो जैसे कृषि क्षेत्र की अगर बात करें, अलग अलग क्षेत्र से रिलेटेड है, तो अलग अलग क्षेत्र के अनुसार बता देता हूँ मैं। कृषि क्षेत्र में जो हुआ है, एग्रीकल्चर क्षेत्र में कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020 वो पास हो गया संसद से। इंग्लिश में कहेंगे इसे द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020। ओके, दूसरा बिल है एग्रीकल्चर से रिलेटेड कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020। इंग्लिश में कहेंगे इसे द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल 2020। तीसरा जो बिल है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020, इंग्लिश में कहेंगे इसे द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल 2020। तो ये सब तीनों जो है वो संसद से पास हो गए हैं और राष्ट्रपति के सिग्नेचर के साथ ही ये कानून बन जाएगा। और इसी पर किसान काफ़ी विरोध कर रहे हैं। और जो 25 सितंबर का दिन था पूरे देश में, देश के कई सारे राज्यों में, खासतौर पर तो 3 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी हिस्सा है वो, पंजाब और हरियाणा, वहाँ काफ़ी ज़्यादा विरोध हुआ और लगातार किसान आंदोलन करने की बात कर रहे हैं। तो इसके बारे में मैं तीनों के बारे में डिटेल मैंने बताया हुआ है पुराने वीडियो में, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। अगला जो बिल है वो एजुकेशन सेक्टर से है, वो भी बता दूं मैं। राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2020, इंग्लिश में कहेंगे इसे द नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बिल 2020। अगला है राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय विधेयक 2020, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी बिल 2020, जो कि गुजरात में ये बनना है। अगला है श्रम क्षेत्र से रिलेटेड यानी लेबर सेक्टर से रिलेटेड जो बिल पास हुए, ये भी इम्पॉर्टेंट है। उपजीविका जन्य सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता विधेयक 2020, ये कोड है। इंग्लिश में कहेंगे इसे द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020। अगला है सामाजिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2020, इंग्लिश में कहेंगे इसे द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। और अगला है औद्योगिक संबंधी संहिता विधेयक 2020, इंग्लिश में कहेंगे इसे इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड बिल 2020। तो ये जो तीनों है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर भी हंगामा चल रहा है। इसके बारे में मैं कल डिटेल में बता दूंगा कि इस बिल में क्या क्या है। ओके, आज मैं शॉर्ट में सारे बिल के बारे में आपको बता दूं, ठीक है। डिटेल कल बताऊंगा। खासतौर पर जो श्रम विधेयक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि श्रम कानून में जो बदलाव है उसका विरोध काफ़ी ज़्यादा हो रहा है और कुछ तो इसको सुधार कह रहे हैं, कुछ इसको एक तरह से पुराने ज़माने की जो स्थिति थी और उसके बारे में कह रहे हैं कि वो स्थिति से आ गई है। अगला जो है वो कोविड-19 से रिलेटेड जो बिल पास हुए हैं,
कौन कौन से हैं, जैसे संसद सदस्य वेतन भत्ता और पेंशन संशोधन विधेयक 2020। अगला है ये मंत्री वेतन और भत्ता संशोधन विधेयक 2020, द सैलरीज एंड अलाउंस ऑफ मिनिस्टर्स अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 बिल है, बिल 2020। तो ये है। अगला है दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता दूसरा संशोधन विधेयक 2020। इंग्लिश में कहेंगे से द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड सेकेंड अमेंडमेंट बिल 2020। तो ये सब जो है वो पास हो चुके हैं, कोविड-19 से रिलेटेड है, जो कि अब कानून बन जाएगा तुरंत ही, जल्द ही। अगला जो है वो स्वास्थ्य से रिलेटेड है, हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड है, वो भी मैं कुछ जो इम्पोर्टेंट है वो बता दूं आपको। जैसे आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान विधेयक 2020। इंग्लिश में कहेंगे इसे इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेद बिल 2020। अगला है राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली आयोग विधेयक 2020। इंग्लिश में कहेंगे इसे द नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन बिल 2020। ओके। अगला है राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग विधेयक 2020। इसे इंग्लिश में कहेंगे नेशनल होम्योपैथी कमीशन बिल 2020। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी। ओके। अगला क्वेश्चन लेते हैं, आईपीएल में सबसे तेज 2000 रन पूरा करने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन है जिन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा है? आंसर होगा केएल राहुल। ओके। केएल राहुल ने 69 मैच की 60 पारियों में 2000 रन पूरे कर लिए। ये रिकॉर्ड जो है पहले सचिन तेंदुलकर के नाम था, तो एक तरह से उन्होंने तोड़ दिया है। ये बात हो रही है भारतीय क्रिकेटर की, ओके, भारतीय खिलाड़ी की। अगर बात करेंगे पूरी दुनिया में, वर्ल्ड में कि सबसे तेज़ 2000 रन बनाने वाले दुनिया के सबसे तेज़ बल्लेबाज कौन है, तो उसमें क्रिस गेल जो है वो आईपीएल में सबसे तेज़ 2000 रन बनाने वाले अभी भी वो हैं। ओके। आईपीएल में अगर बात हुई सबसे तेज़ 2000 रन बनाने वाले तो क्रिस गेल हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, उसने किसे जो है भारतीय क्षेत्रीय राजदूत यानी रीजनल एम्बेसडर नियुक्त किया है? किसे? आंसर होगा खुशी चंदालिया। ओके। मात्र 17 ईयर की हैं खुशी चंदालिया, उनको नियुक्त किया है। गुजरात के सूरत की रहने वाली हैं और पर्यावरण को लेकर काफ़ी उन्होंने कुछ काम किया है, तो ये उनको बनाया गया है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का जो इंडिया का रीजनल ब्रांड एम्बेसडर। ओके। तो यूएनईपी की बात हो रही है। स्थापना कब हुई थी? 5 जून 1972 को। मुख्यालय का नैरोबी, केन्या में। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस कंपनी ने नए संसद भवन निर्माण के लिए बोली जीती है? मतलब वो कंपनी नया संसद भवन बनाएगी। अब चूंकि संसद की बात हो रही है, लोकतंत्र में संसद ही सबसे मजबूत जो है वो आधार होता है, तो ऐसे में अब नया संसद बन रहा है, संसद भवन बन रहा है, नया संसद भवन, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। आंसर होगा टाटा प्रोजेक्ट्स। ओके। देखिए, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट यानी CPWD ने जो टेंडर निकाला था, बोलियां लगाने को कहा था, जिसमें टाटा ग्रुप ने नया जो पार्लियामेंट हाउस है, बिल्डिंग है, उसके निर्माण के लिए 861.9 करोड़ रुपए की बोली लगाई है। ओके। तो ये काम अब उसके द्वारा होगा और ये संसद भवन के ठीक बगल में ही बनाई जाएगी ये बिल्डिंग, आप देख भी रहे हो। ओके। जो पुराना जो संसद भवन है अभी जो जहाँ कार्रवाई होती है, उसको 1921 में उसका निर्माण शुरू किया गया था, 1927 में निर्माण पूरा हुआ था संसद भवन का, तो उसी के बगल में अब नया आधुनिक संसद भवन बनाया जा रहा है। ओके। इसको बनने में करीब 21 महीने लग सकते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्रिकेटर डीन जोन्स का हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया है 24 सितंबर को, तो किस टीम के या फिर किस देश के खिलाड़ी थे? आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। कहाँ पर निधन हुआ उनका, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। मुंबई में निधन हुआ है हार्ट अटैक की वजह से। वो मुंबई में अभी थे और उनका निधन हो गया, 59 ईयर के थे। ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 24 सितंबर 2020 को देश के कितने राज्यों में बने 43 पुलों का उद्घाटन किया है, ब्रिज का? आंसर होगा 7 राज्य। ओके। ये पुल जो है वो लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और जम्मू कश्मीर में बनाए गए हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो
ये भी हो सकता है कितने राज्यों अथवा केंद्र शासित प्रदेशों में ये पुल बनाया गया है। तो टोटल होगा 7, जिसमें से 2 जो हैं वो केंद्र शासित प्रदेश हैं, जैसे लद्दाख और जम्मू कश्मीर। ओके, तो एक इम्पॉर्टेंट बात है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। फिल्म एक्ट्रेस आशा लता बावगांवकर, ओके, तो उनका निधन हुआ है 22 सितंबर 2020 को कोरोना की वजह से। किस राज्य की रहने वाली थी? आंसर गोवा, और अच्छी खासी मशहूर थी, 79 ईयर की थी, और 100 से भी ज़्यादा फिल्मों में, हिंदी, मराठी उन फिल्मों और नाटकों में काम किया था। फिल्म जंजीर में उन्होंने अमिताभ बच्चन की सौतेली माँ का किरदार निभाया था, और इस वक्त वो सतारा में, महाराष्ट्र में एक मराठी सीरियल है, उसकी शूटिंग करने पहुंची थी, और वहीं कोरोना पॉजिटिव पाई गई और उसके बाद उनका निधन हो गया। तो कई सारी फिल्मों में उन्होंने काम किया था, अंकुश, अपने पढ़ाए, आहिस्ता आहिस्ता, शौकीन, वो 7 दिन, नमक हलाल, तो ये कई सारे शानदार हिंदी फिल्मों में भी उन्होंने काम किया था। अगला क्वेश्चन लेते हैं। मोक्ष कलश योजना 2020 को किस राज्य ने मंजूरी दी है? आंसर होगा इसका राजस्थान। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसको मंजूर किया है। देखिए क्या हुआ, कोविड-19 की वजह से जो डेथ हो रही है, उसके बाद उनका जो अस्थि है उसको विसर्जन करने के लिए काफ़ी इंतजार करना पड़ता है, और कोरोना पेंडेमिक है, पैसे की भी कमी है लोगों के पास। तो ऐसे में ये फ्री में जो है वो हरिद्वार तक जाने के लिए ये व्यवस्था की गई गवर्नमेंट के द्वारा, फ्री में, जो राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम है उसके द्वारा। दोस्तों और भी क्वेश्चन है, लेकिन उनको मैं कल दे दूंगा। ओके, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है, और आपको कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताना। डिटेल देने की कोशिश करता हूँ मैं, ताकि आपको पूरी बात समझ में आ जाए, क्योंकि अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया तो फिर आपको बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, समझ में आ जाएगा। ओके, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कैसा लगा। और PDF अवेलेबल हो गया है इसका, आज के करंट अफेयर्स का डिटेल नोट्स के साथ। मेरे बगल में जो लिंक है उस पर क्लिक कीजिए डाउनलोड का, और डाउनलोड कर लीजिए। वैसे डिस्क्रिप्शन में भी मैंने दिया हुआ है। और हाँ दोस्तों, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करना, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलना।